सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि द विजन। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज आपको कराई जा रही है। स्टेट संख्या 7 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट में आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो भारत का इतिहास, बिहार की अर्थव्यवस्था और बिहार की राज्य व्यवस्था से होंगे। क्वेश्चन नंबर एक में बोलता रहा है आसियान के रक्षा मंत्री की बैठक प्लस ADMM प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। ADMM प्लस की स्थापना 2010 में हुई थी, ये सही है। यह एक द्विवार्षीय बैठक है, यह आपका गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बी। यह आसियान और इसके 8 संवाद साझेदारों के लिए एक मंच है। ADMM प्लस के वर्ष 2020 के संस्करण की मेजबानी वियतनाम द्वारा की गई। तो इस प्रकार से ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो सही नहीं कौन है, तो बी। अब बताइए कि ये 2 वर्ष पे होता है या फिर 1 वर्ष पे होता है। तो इसका विस्तार देख सकते हैं यहाँ पे। 14वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM प्लस ऑनलाइन आयोजित की गई थी। इसकी मेजबानी वियतनाम द्वारा की गई। मेजबानी किसके द्वारा? वियतनाम के द्वारा की गई। इस फोरम का वर्तमान अध्यक्ष ब्रुनेई दारुसलाम को वर्ष 2021 के लिए नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ब्रुनेई दारुसलाम को नए अध्यक्ष चुना गया था 2021 के लिए। भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। वर्ष 2020 में ADMM प्लस फोरम की स्थापना का 10वां वर्ष था। आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM प्लस आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस यानी ADMM प्लस आसियान और उसके 8 संवाद साझेदारों की एक वार्षिक बैठक है, न कि द्विवार्षिक। ये वार्षिक बैठक है जिसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये द्विवार्षिक बैठक है। ADMM प्लस आसियान और इसके 8 संवाद सहयोगी देशों के सुरक्षा संबंधी रणनीतिक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करता है। आगे देखिए, यह वर्तमान में व्यावहारिक सहयोग के 7 क्षेत्रों पर केंद्रित करता है। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद को रोकना, मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन, शांति संचालन, सैन्य चिकित्सा, ह्यूमैनिटेरियन, माइन एक्शन और साइबर सुरक्षा। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2010 में हनोई, वियतनाम में की गई थी। ADMM प्लस आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आसियान में सर्वोच्च रक्षा सलाहकार और सहकारी तंत्र है। इसे वर्ष 2006 में स्थापित किया गया था ADMM को, और इसमें आसियान के 10 सदस्य शामिल हैं। इसका उद्देश्य रक्षा और सुरक्षा चुनौतियों के साथ साथ पारदर्शिता और खुलेपन की अधिक समझ के माध्यम से आपसी विश्वास को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है हाल ही में समाचारों में रहा नोंगपोक सेकमई क्या है। नोंगपोक सेकमई क्या है? तो ये भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है। नोंगपोक सेकमई भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है, थाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस स्टेशन है, जिला है और राज्य है। नोंगपोक सेकमई थोउबल में है और राज्य मणिपुर में। AWPS सूरमंगलम सालेम शहर तमिलनाडु राज्य में। खरसांग चांगलांग अरुणाचल प्रदेश में। झिलमिल भैया थाना सूरजपुर छत्तीसगढ़ में। संगुएम दक्षिण गोवा में है। तो याद रखें नोंग सेकमई क्या है? एक थाना है, पुलिस स्टेशन। निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी शब्द नामित किया गया था? 2020 का हिंदी शब्द, तो आत्मनिर्भरता को। इसका आंसर क्या होगा? हिंदी का आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा हिंदी शब्द घोषित किया गया था 2020 में। 4 नंबर देखिए, मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था?
इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन खिलजी था, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन था गुलाम वंश का संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गुलाम वंश का संस्थापना किया था। 5 नंबर देखिए, बेरेसिट 2। बेरेसिट 2 क्या है? एक चंद्र मिशन है। किसका चंद्र मिशन है? कतर का, ईरान का, संयुक्त अरब अमीरात का, इजराइल का। तो ये इजराइल का बेरेसिट 2 इजराइल का चंद्र मिशन है। 6 नंबर देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है रोहतास का, याद रखिएगा, रोहतास का पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। 7 नंबर देखिए, इसका विस्तार भी देख लीजिए थोड़ा। बिहार के रोहतास जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, जो कि 82.88% है। फिर उसका यहाँ बताया गया है, रोहतास जिले के बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला 2 जिले हैं, भोजपुर और बक्सर। तो सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ? रोहतास में, फिर भोजपुर में, फिर बक्सर में। शासकों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? कृष्णदेव राय, सम्रांगना सूत्रधार, महेंद्र वर्मन, मत विलास प्रहसन, ये कौन सा सही सुमेलित है? तो महेंद्र वर्मन, मत विलास प्रहसन। विस्तार देख लीजिए इसका। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद की रचना की थी। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना की थी। अमुक्त माल्यद, कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के शासक। आगे देखिए, मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन किसकी रचना है? महेंद्र वर्मन की रचना है। मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन की रचना है। मानसोल्लास की रचयिता कौन है? सोमेश्वर। सोमेश्वर के द्वारा रचित क्या है? मानसोल्लास, याद रखिए, मानसोल्लास सोमेश्वर द्वारा रचा गया है। भोजदेव ने सम्रांगना सूत्रधार की रचना की है। सम्रांगना सूत्रधार की रचना किसने की है? भोजदेव ने। स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो कृष्णदेव राय, अमुक्त माल्याद, महेंद्र वर्मन, मत विलास प्रहसन, सोमेश्वर, मानसोल्लास, भोजदेव, क्या लिखे हैं? सम्रांगना सूत्रधार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिला लीजिए। 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता और ये नेतृत्व। नाना साहब कहाँ से थे? कुंवर सिंह, बख्तर खां, मिलाना है इसको। तो यहाँ पर देखिए, नाना साहब कानपुर से थे। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से। तो 1 का 3 हो गया। तो ये नाना साहब कानपुर हो गए। कुंवर सिंह तो ये पटना तरफ, ये बिहार, आरा। कुंवर सिंह आरा, ठीक है। बख्त खान कहाँ से थे? तो दिल्ली से, बख्त खान दिल्ली। मौलवी अहमदुल्ला अवध से, तो मौलवी अहमदुल्ला अवध से नेतृत्व किए थे। बख्त खान दिल्ली से नेतृत्व किए थे। कुंवर सिंह आरा से किए थे। नाना साहब कानपुर से किए थे। याद रखिए, ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो बख्त खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध से। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, पीएम वाणी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उद्देश्य देश के अब तक अछूत रहे क्षेत्रों तक रेडियो का प्रसार करना है। पीएम वाणी। दूरसंचार विभाग डीओटी इस योजना का नोडल एजेंसी है, ये सही है। पब्लिक डेटा ऑफिस इसके फ्रेमवर्क में सम्मिलित होगा।
ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। तो इसका उद्देश्य क्या है? पीएम वाणी का उद्देश्य क्या है? विस्तार में देख लीजिए। देखिए, पीएम वाणी का लॉन्च 9 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था पीएम वाणी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से देश में ब्रॉडबैंड का प्रसार करना है। पीएम वाणी का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से देश में ब्रॉडबैंड का प्रसार करना है, ये इसका उद्देश्य था। समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य वाईफाई के माध्यम से प्रसार करना है। दूरसंचार विभाग इसकी नोडल एजेंसी, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 10। केंद्रीय बजट 2021-22 में बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन से उन 6 स्तंभों का हिस्सा है? तो ये क्वेश्चन बजट का है 2021-22 का। अब प्रासंगिक रह चुका है अब तक। अब तो 22-23 वाला बजट आया है। फिर भी देख लीजिए, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। कौन से 6 स्तंभों का हिस्सा है? तो ये है नवोन्मेष, अनुसंधान, विकास। आगे देख लीजिए ऑप्शन क्या दे रहा है? 1 2 1 2 3 4 कूट का प्रयोग करना है। तो इसमें स्तंभ जो है नवोन्मेष, अनुसंधान, विकास, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, मानव पूंजी के नव जीवन का संचार, स्वास्थ्य, ये सभी हो गया। तो आंसर इसका पूरा है 1 2 3 4। आगे देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणामस्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया था? किसने कहा था, सुझाव दिया था कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करो? कृष्ण कुमार मित्र ने, नाम याद रखिएगा, कृष्ण कुमार मित्र ने ब्रिटिश वस्तुओं का सबसे पहले बहिष्कार का सुझाव दिया था। देखिए इसका विस्तार। कृष्ण कुमार मित्र पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तु अधिकारियों एवं संगठनों के बहिष्कार का आह्वान किया था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार और ब्रह्म समाज के नेता भी थे। 13 जुलाई 1905 को उन्होंने राष्ट्रवादी बंगाली साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी की स्थापना की थी। संजीवनी की स्थापना किए थे, पत्रिका संजीवनी स्थापना किए थे, बंगाली भाषा में साप्ताहिक थी और इसके संस्थापक के रूप में इन्होंने कार्य किया। नाम याद रखिए, कृष्ण कुमार मित्र। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। सूची ए को सूची 2 के साथ मिला लीजिए। कुंभा, परुष्णी, सदानीरा, सुतुद्री, आधुनिक नाम क्या क्या है? तो कुंभा को अभी काबुल के नाम से जानते हैं। परुष्णी को रवि के नाम से जानते हैं, परुष्णी रवि, कुंभा काबुल, परुष्णी रवि। फिर सी का हो गया सदानीरा, सदानीरा को गंडक, सदानीरा गंडक। सुतुद्री को सतलज। तो ये आधुनिक नाम याद रखिए, कुंभा काबुल, परुष्णी रावी, सदानीरा गंडक, सुतुद्री सतलज। अब देखिए 13, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना NHSCP के संदर्भ में बात कर लीजिए, कौन सा सही है? तो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत सरकार के बीच $1000 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दूसरा ऑप्शन दे रहा है, यह परियोजना केवल राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य में कार्यान्वित की जाएगी। ऋण अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा प्रदान किया जाएगा। कौन सही है इसमें बताइए? इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो गया ए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। होप प्रोब मंगल मिशन शुरू किया गया। होप प्रोब मंगल मिशन शुरू किया गया था संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। होप प्रोब मंगल मिशन संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू किया गया था। 15 देखिए, निम्नलिखित में से किसे गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु नामित किया था?
गौतम बुद्ध के बाद नेतृत्व करता बौद्ध संघ का कौन था? तो उपाली, महाकश्यप, आनंद या सबकामी। इसका आंसर ई होगा। देखिए विस्तार समझिए। बुद्ध द्वारा किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था, समझे ना, बल्कि उन्होंने अपने अनुयायियों से मोक्ष प्राप्त हेतु व्यक्तिगत प्रयास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा था। बुद्ध की शिक्षाओं केवल मौखिक रूप में उपलब्ध थी। बौद्ध सिद्धांत एवं प्रथाओं के संबंध में आम सहमति तक पहुंचने के लिए कई बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। मतलब किसी को भी प्रमुख मुखिया नहीं बनाया गया था बौद्ध संघ का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, कोई नहीं। 16 देखिए, स्पार्क परियोजना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्पार्क, SPARC बताया जा रहा है, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। स्पार्क परियोजना के तहत IISc बेंगलुरु ने डमरू आकार से प्रेरित चालक विकसित किया है, जो वाइब्रेशन आइसोलेशन में बृहत अनुप्रयोग दर्शाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर इसके समन्वय हेतु राष्ट्रीय संस्थान है। देखिए विस्तार, यहाँ अच्छे से समझ लीजिए। ऑप्शन आंसर ई दे रहा है। अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है, जो संस्थानों और सर्वोत्कृष्ट वैश्विक संस्थान के बीच अकादमिक और अनुसंधान सहयोग के माध्यम से भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के अनुसंधान पारितंत्र को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है। तो एक ऑप्शन सही था। दूसरा देखिए, भारत सरकार ने अगस्त 2018 में 418 करोड़ रुपये की कुल व्यय के साथ 31 मार्च 2020 तक के लिए इस परियोजना के कार्यान्वयन की मंजूरी दी थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर स्पार्क कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय समन्वय संस्थान है। डमरू आकार का जालक, डमरू शेप्ड लैटिस, ये देखिए डमरू आकार का जालक। स्पार्क परियोजना के तहत IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने डमरू आकार से प्रेरित एक जालक विकसित किया है, जो हाई स्पीड ट्रेनों, गुप्त पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टर रोटर में वाइब्रेशन आइसोलेशन में बृहत अनुप्रयोग दर्शाता है। तो 2 वाला सही नहीं था। रेत घड़ी के आकार की यह मेटा संरचना विद्युत चुंबकीय और ध्वनि तरंगों का अत्यंत बेहतर अवशोषण करती है। सैद्धांतिक रूप से यह अवशोषण ऑप्टिकल एवं एकॉस्टिक डोमेन में किसी वस्तु की अदृश्यता प्रदान कर सकता है। यद्यपि मौजूद जालक और क्रिस्टल आधारित फोनिक मटेरियल की अपने व्यावहारिक सीमाएं हैं और इस प्रकार आमतौर पर वे आवृत्ति के एक संकीर्ण बैंड में उपयोग किए जा सकते हैं। आगे देखिए, वाइब्रेटिंग मीडियम की वाइब्रेटिंग मीडियम की कठोरता सूक्ष्म संचालन के नियंत्रण से जालक के रेगुलर सामान्य हनीकॉम्ब संरचना से ऑक्जेटिक हनीकॉम्ब संरचना के रूप में आमूलचूल रूप से बदल जाती है। यह नियंत्रण स्वास्थ्य उद्योग के लिए उपयोगी सब वेवलेंथ इमेजिंग क्षमता के नए अल्ट्रासोनिक उपकरणों के विकास का अवसर प्रदान करता है। तो ये इसका विस्तार दिया हुआ था, तो आंसर इसका ई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। प्रभावी राजस्व घाटा अंतर है। प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान का। इसका आंसर क्या होगा? ए। प्रभावी राजस्व घाटा जो अंतर है, राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान का। देखिए विस्तार इसका। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय
कुल कर और गैर ऋण पूंजीपति प्राप्तियां और उसके कुल व्यय के बीच का अंतर है। राजस्व घाटा, कुल राजस्व प्राप्तियों के लिए अपने कुल राजस्व की व्यय की अधिकता। बजटीय घाटा, सरकार के राजस्व और पूंजीगत खाते दोनों में सभी प्राप्तियों और व्यय के बीच का अंतर। प्रभावी राजस्व घाटे को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान और राजस्व घाटे के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 18। भारत खिलौना मेला 2021 के किस संस्करण का आयोजन 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक किया गया था? तो प्रथम संस्करण। भारत खिलौना मेला 2021 के किस संस्करण का आयोजन 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक किया गया था? तो प्रथम संस्करण का। देखिए, भारत सरकार ने 27 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक पहली बार एक आभासी मंच पर भारत खिलौना मेला 2021 का आयोजन किया। यह पहल प्रधानमंत्री के भारत को खिलौना उद्योग का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप थी। इस मेले का उद्देश्य सरकार द्वारा स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियानों के अंतर्निहित विषयों को एक प्रोत्साहन प्रदान करना है। आगे देखिए, इसका उद्देश्य शिक्षा में सभी उम्र के लोगों के लिए अधिगम को मनोरंजक बनाने में खिलौनों की क्षमता का लाभ उठाना है। भारत खिलौना मेला 2021 भारतीय खिलौना उद्योग के विकास को गति देने के लिए नियमित नीति निर्माताओं, खिलौना निर्माताओं और वितरकों, निवेशकों, उद्योग विशेषज्ञों, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग कारीगरों, स्टार्टअप्स, बच्चों, अभिभावकों और शैक्षिक शिक्षकों के एक साथ साझा मंच लाता है। गांधी जी की विचारधारा पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका प्रभाव था? गांधी जी की विचारधारा पर किसका प्रभाव था? टॉलस्टॉय का, रस्किन का, थोरो का? तो तीनों का प्रभाव था, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया? किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया था? एनी बेसेंट कार्य किए थे, बदरुद्दीन तैयब जी किए थे, लाला लाजपत राय किए थे, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किए थे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग क्या है? 10वीं, 10th है। 22 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, खाद्य और कृषि संगठन, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव कौन जारी करता है? बताइए, देख लीजिए इसका विस्तार। ऑप्शन ई देता है आंसर। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 107 विकासशील देशों को कवर करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मापक है। इसे पहली बार 2010 में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया, दोनों मिलकर किया था। ठीक है, इसलिए इसका एक से अधिक आंसर होगा। ऑक्सफोर्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, UNDP के द्वारा। देखिए यहाँ पे वैश्विक MPI की गणना प्रत्येक सर्वेक्षण वाले घर में 10 मापदंडों पर की जाती है। इसमें पोषण, जल, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास और घरेलू संपत्ति जैसे मानक शामिल हैं। MPI की नोडल एजेंसी के रूप में नीति आयोग ने एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय नीति का गठन किया है। नोडल एजेंसी नीति आयोग।
कालिका पुराण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालिका पुराण तो हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। गलत। यह पुस्तक में हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में 2 सही है। इस रचना का श्रेय ऋषि मार्कंडेय को दिया जाता है। सही है। इसका आंसर 2 और 3 होगा। हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है कालिका पुराण में और इसका जो रचना किया गया है ऋषि मार्कंडेय को दिया जाता है इसकी रचना का श्रेय। कालिका पुराण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। आर्थिक समीक्षा 2020-21 की बात है। चावल उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो ये रोहतास को चावल में प्रथम जिला घोषित किया गया था। स्टेट्स टाइम इंडेक्स शेयर सूचकांक। स्टेट टाइम इंडेक्स शेयर सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो इसका आंसर सिंगापुर का है। यहाँ पे इसका आंसर होगा सिंगापुर। 26 देखिए। रेल कोच को स्वच्छ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करने वाला देश का पहले मेट्रो निम्नलिखित में से कौन सा है? रेल कोच को स्वच्छ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया है। देश का पहला मेट्रो कौन सा है बताइए? लखनऊ मेट्रो। नाम याद रखें, लखनऊ मेट्रो। 27 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किसमें घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? अलाई दरवाजा में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। अलाई दरवाजा। 28 देखिए। 28 आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना टन था? खाद्यान्न उत्पादन कितना टन था? 163.80 लाख टन। 29 देखिए। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? रणजीत सिंह दिसाले को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। बैंक रन संदर्भित करता है। बैंक रन तो बैंक रन का मतलब हो गया बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा बैंक में जमा धनराशि निकालने की भीड़ को बैंक रन बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। तो 30 तक यहाँ तक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 30 से 31 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, बार देखिए। जहाँ ज़रूरत पड़े नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं PDF और जो भी मटेरियल है उपलब्ध करवाता हूँ। ओके बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।